हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का भूगोल की एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों आज की हमारी भूगोल की सेकंड क्लास है। जिन्होंने भी पिछली क्लास को नहीं देखा उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और साथ ही में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल के बटन पर सेट कर लें। तो चलते हैं दोस्तों हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, तो इनको आप बिल्कुल याद करते जाइएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे इरेटोस्थनीज, हेरोडोटस, हिप्पोक्रेटस या फिर हिकेटियस। तो दोस्तों बताइएगा भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हिकेटियस जो है ना इनको भूगोल का जनक कहा जाता है। किसको दोस्तों, हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है, याद रखना। आगे देखेंगे भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है कि जियोग्राफी किसको, भूगोल को ही कहा जाता है ना। तो भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, आप बताइएगा। हेरोडोटस, हिकेटियस, हिप्पोक्रेटस या फिर एराटोस्थेनीज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एरेटोस्थेनीज। जो एरेटोस्थेनीज थे ना इन्होंने भूगोल के लिए जो जियोग्राफी का जो शब्द है ना इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं मानव भूगोल की, ओनली भूगोल की बात नहीं कर रहे हैं। भूगोल के जनक तो कौन है, हिकेटियस हैं, लेकिन दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। कार्ल रिटर को, जीन ब्रुन्स को, हम्बोल्ट को या फिर हिप्पोक्रेटस को। इसको आप दोस्तों सही कर लीजिएगा, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, जो मानव भूगोल है ना उसका पिता किसको कहा जाता है। तो कार्ल रिटर को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, मानव भूगोल का पिता किसको कहा जाता है, कार्ल रिटर को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। आगे देखेंगे भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। तो दोस्तों देखिएगा जो भूगोल है ना उसको मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एच बैरोज। कौन है दोस्तों, जो एच बैरोज है ना यही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया था। कौन है दोस्तों, एच बैरोज ने। तो याद रखना भू आकृतिक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना थोड़े से टफ हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इनको याद करते चलिएगा। भू आकृतिक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जो पेशल है ना उनको भू आकृतिक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था। तो ये एक प्रकार की परिभाषा है और परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये जो परिभाषा है वह किसने दी थी, वारेनियस ने, टेलर ने या फिर कांट ने। दोस्तों आप इन 3 ऑप्शन में से बताइएगा कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था। तो ऐसा जो है ना वह वारेनियस ने कहा था। किसने किया था दोस्तों, वारेनियस ने किया था। ये जो परिभाषा है ना दोस्तों ये किसने दी है, ये वारेनियस ने दी है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है। तो दोस्तों सौरमंडल के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो किस विद्वान को है दोस्तों इसका श्रेय जानकारी प्रस्तुत करने का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि दोस्तों ये सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जो जानकारी प्रस्तुत की गई है ना वह किस विद्वान के द्वारा मतलब कि जानकारी प्रस्तुत की गई है, तो वह कोपरनिकस के द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो याद रखना कोपरनिकस को सौरमंडल का जनक भी कहा जाता है। आगे देख लेंगे सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा सूर्य के चारों ओर खगोलीय पिंड घूमते हैं, उसके बाद जो ग्रह रहते हैं उनके मतलब जो चक्कर लगाते हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है। तो हम इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं सूर्य के जो चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड रहते हैं ना उनको ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उनको ग्रह कहा जाता है। और जो ग्रह के जो मतलब कि आसपास मतलब चक्कर लगाते हैं ग्रह के, उनको क्या कहा जाता है, तो उनको उपग्रह कहा जाता है। हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। अब हम वहीं पर बात करेंगे दोस्तों, सारे के सारे जो ग्रह हैं ना उनके सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमेड है। कौन सा है दोस्तों, गैनीमेड जो है ना वह सबसे बड़ा उपग्रह है। तो किस ग्रह का है ये, तो ये जो है ना वह बृहस्पति ग्रह का है। तो याद रखना। आगे देखेंगे अब भूगोल, ठीक है ना, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको भी आप सुधार लीजिएगा।
जो भूगोल है ना, भूतल का अध्ययन है, एक परिभाषा और भी आई थी और एक परिभाषा ये वाली है, तो इन दोनों को आपको याद रखना है। भूतल का अध्ययन है ऐसा किसने कहा था, तो दोस्तों बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कांट जो है ना, इन्होंने कहा था कि जो भूगोल है ना वह भूतल का अध्ययन है। तो ऐसा किसने कहा था, तो कांट ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। सौरमंडल में कुल मिलाकर दोस्तों वर्तमान समय में 8 ग्रह हैं। दोस्तों यम भी एक ग्रह हुआ करता था, मतलब कि प्लूटो, उसको 2006 या 2007 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो याद रखना, उसको बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, तो दोस्तों अभी हम लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उनको ग्रह कहा जाता है। और दोस्तों जो मतलब कि ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, तो आप देखिएगा यहाँ पर, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उनको उपग्रह कहा जाता है, याद रखना। आगे देखेंगे अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था, दोस्तों सौरमंडल की खोज किसने की थी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैं इसका आंसर आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों ग्रहों की गति का जो नियम है ना, वह केपलर ने दिया है। किसने दिया है, केपलर ने दिया है, याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। जो ग्रहों की गति का नियम है ना, वह केपलर ने दिया था, याद रखना। आगे देख लेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, दोस्तों जो नॉर्वे एक कंट्री है, वहाँ पर अर्धरात्रि में के समय जो सूर्य रहता है ना, वह कब दिखाई देता है, मतलब कि दोस्तों आधी रात को जो सूर्य है ना, वह दिखाई देता है। तो वह कब दिखाई देता है, यहाँ पर डेट पूछी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर। 21 जून नॉर्वे में दोस्तों अर्धरात्रि के समय सूर्य जो है ना, वह 21 जून को दिखाई देता है। सौरमंडल की खोज किसने की थी, दोस्तों सौरमंडल की जो खोज है ना, वह कोपरनिकस ने की थी। किसने की थी, कोपरनिकस ने की थी। यदि ग्रहों के नियम की बात करें तो वह किसने दिया था, तो केपलर ने दिया था। और अब हम सौरमंडल की खोज की बात करें तो कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। यहाँ पर सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, दोस्तों आपके ऑप्शन हो जाएंगे पृथ्वी को, शुक्र को, शनि को या फिर सूर्य को। तो दोस्तों जो सौरमंडल है ना, उसका जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य जो है ना, उसको सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, दोस्तों एक ग्रह है और उसकी मतलब सूर्य जो है ना अधिकतम दूरी पर जब होता है ना, तो उसको क्या कहा जाता है। अब हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी से जब सूर्य अधिकतम दूरी पर होता है तो उसको क्या कहा जाता है, आप बताइएगा। पेरिजी, अपसोर, उपसोर या फिर अपोजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है ना, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एक ग्रह है दोस्तों, मत मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है ना, ये पृथ्वी है और पृथ्वी से दोस्तों सूर्य जो है ना अधिकतम दूरी पर है, ठीक है। कहाँ पर है दोस्तों, अधिकतम दूरी पर है। तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम अपसोर कहेंगे। इस स्थिति को क्या कहेंगे, अपसोर कहेंगे। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। अभी हम लोगों ने देखा कि एक ग्रह है वह सूर्य से अधिकतम दूरी पर है, तो उसको अपसौर कहा जाता है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि एक ग्रह है जो कि मतलब सूर्य है ना, उससे न्यूनतम दूरी पर है, तो इस स्थिति को क्या कहेंगे, तो इस स्थिति को हम उपसौर कहेंगे। क्या कहेंगे, उपसौर कहेंगे। कन्फ्यूज मत होना, अधिकतम दूरी होगी तो अपसौर और न्यूनतम दूरी होगी तो उपसौर कहा जाता है। इसको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, कई बार ग्रहों की संख्या पूछ ली जाती है और यहाँ पर दोस्तों कई बार तारामंडल जो है ना उनकी संख्या पूछ ली जाती है। तो दोस्तों अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अंतरिक्ष में टोटल जो है ना बस 89, मतलब कि यहाँ पर 89 तारामंडल हैं, याद रखना। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, 5, 8, 4 या फिर 7। तो दोस्तों पार्थिव ग्रह जो है ना उनकी संख्या 4 है। कितनी दोस्तों, पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है दोस्तों, या यूं कहें कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन सा कहलाता है, तो बताइएगा। उल्का, अभिनव तारा, धूमकेतु या फिर ये सभी। तो दोस्तों ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा है ना वह अभिनव तारा कहलाता है। कौन सा, अभिनव तारा कहलाता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है, पृथ्वी, सूर्य, शुक्र या फिर चंद्रमा। तो दोस्तों पृथ्वी, शुक्र तो ग्रह हैं और चंद्रमा उपग्रह है। तो यहाँ पर बचता क्या है, सूर्य। तो दोस्तों सूर्य बिल्कुल एक तारा है, याद रखना सूर्य क्या है, एक तारा है। आगे देखेंगे, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुँचने में कितने मिनट लेता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी दोस्तों आप IMP लिख लेना और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि यहाँ पर पूछा गया है सूर्य को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, या यूँ कहें कि कितने मिनट
लगते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। 8 से लेकर दोस्तों मतलब कि 8 मिनट 16 सेकंड ऐसा कुछ टाइम जो है ना वह लगता है। लेकिन 8 मिनट दोस्तों आपको याद रखना है सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो गाइस देखिएगा यहाँ पर हम देख लेंगे सूर्य जो है ना उससे सबसे दूर ग्रह कौन सा है और सबसे पास का ग्रह कौन सा है, ठीक है ना। तो पास का ग्रह जो है ना वह बुध ग्रह है और सबसे दूर का ग्रह कौन सा हो जाएगा, सबसे जो दूर का ग्रह है ना वरुण है। कौन सा है, वरुण है, और उससे पहले फिर अरुण है, ठीक है ना। तो इस प्रकार सबसे जो पास का ग्रह है बुध है और सबसे दूर का वरुण है, याद रखना। और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है जिसका उपग्रह गैनीमेड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, बुध ग्रह, प्लूटो ग्रह। तो दोस्तों आप बृहस्पति या फिर शुक्र, तो आप देख सकते हैं जो प्लूटो है ना इसको तो ग्रहों की संख्या में रखा ही नहीं गया है, बौने ग्रहों की संख्या में रख दिया गया है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। जैसा कि हम लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, सूर्य के सबसे जो निकट ग्रह है ना वह बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं, मंगल, शनि, बुध या फिर बृहस्पति। तो दोस्तों बताइएगा किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है ना। जो बुध ग्रह है ना उसमें चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। तो याद रखना ये एक न्यू क्वेश्चन है और दोस्तों न्यू क्वेश्चन जरूर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो याद रखना इसको भी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। यहाँ पर बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। सभी के सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं और अपने अपने समय के अनुसार चक्कर लगाते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर बुध का पूछा गया है, जो बुध है ना वह सूर्य का चक्कर कितने टाइम में लगाता है। और जो दोस्तों बुध जो है ना वह सबसे कम दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है। तो कितने दिनों में लगाता है, तो दोस्तों जो बुध ग्रह है ना वह 88 दिन, सिर्फ 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। तो याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है, मंगल, शनि, शुक्र या फिर बुध। तो बताइएगा यहाँ पर सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ जो सूर्य की सभी के सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो दोस्तों जो बुध ग्रह है ना वह सबसे तेजी से सिर्फ 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर बुध ग्रह। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो एग्जाम्स है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उनमें पूछा जा चुका है कि पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है, या यूं कहा है पृथ्वी की भगिनी किसको कहा जाता है, इस प्रकार से पूछा जाता है। तो जो शुक्र ग्रह है ना उसको ही दोस्तों पृथ्वी की बहन कहा जाता है, क्योंकि जो शुक्र ग्रह है वह पृथ्वी के आकार के समान ही है। आगे देखेंगे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। तो वह दो ग्रह कौन से हैं दोस्तों जिनके उपग्रह नहीं है। दोस्तों मतलब जो ग्रह है ना उनके सभी के उपग्रह हैं, लेकिन 8 जो ग्रह है ना उनमें से 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है। तो वह कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। शुक्र ग्रह और जो बुध ग्रह है ना इनके उपग्रह नहीं है, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। जैसे कि पृथ्वी का क्या है, चंद्रमा है। हम बात करेंगे मंगल की फेवोस और डीमोस है, ठीक है ना, या डीवोस भी करके आ जाता है कभी कभी। और यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों शनि ग्रह की टाइटन है, और हम बात करेंगे यहाँ पर बृहस्पति की तो गैनीमेड है। तो इस प्रकार से, लेकिन शुक्र और जो बुध ग्रह है ना इनके उपग्रह नहीं है। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, पृथ्वी, शनि, शुक्र या फिर चंद्रमा। तो दोस्तों चंद्रमा तो उपग्रह तो ऑप्शन से ही हट गया है। यहाँ पर बात ग्रह की हो रही है, किस ग्रह को शाम का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। तो दोस्तों शुक्र ग्रह जो है ना इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, और भोर का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। गाइज हम लोगों ने मोस्ट इंपोर्टेंट जो 30 क्वेश्चन है ना उनको कंप्लीट कर लिया है, और लास्ट जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए, 80 क्वेश्चन हो गए हैं समथिंग। दोस्तों आपको 10 क्लासेस मिल जाएंगे और 500 क्वेश्चन को हम करने वाले हैं भूगोल के, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और साथ ही में जो सीटेट वगैरह है, शिक्षक भर्ती जुड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों हेल्पफुल क्लासेस रहने वाली हैं आने वाले टाइम में। और साथ ही में दोस्तों डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट भी है, तो आप वहाँ से जाकर सभी की सभी क्लासेस को देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं को नेक्स्ट क्लास में।